जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। और ये प्रमुख तौर पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अध्याय है। आपने लास्ट क्लास में समझ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता किन विशेषताओं से परिपूर्ण है, उसमें क्या विशेषताएं हैं जो उसे दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता बनाती है। हमने उसके शहरी तंत्र के बारे में समझ लिया था कि उसे एक शहरी सभ्यता क्यों कहा गया है। उसके भवन निर्माण की प्रक्रिया समझ ली हमने उसकी नालियों की, सड़कों की, और हमने उसके भवन निर्माण की शैली और वहां पर सार्वजनिक भवनों को समझ लिया कि वहां का भवन निर्माण इतना उत्तम था कि आज के आधुनिक समय में भी उस प्रकार के भवन निर्माण की प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती। आज भी भारत उतना आधुनिक और सुव्यवस्थित नहीं हो पाया है जितना आधुनिक और सुव्यवस्थित हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो के शहर थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो प्रमुख दो शहर थे वो जितने आधुनिक थे उतना आधुनिक आज भी भारत अपने आप को नहीं कर पाया है। उतना वेल क्लीन, उतना वेल मेंटेन, उतना बढ़िया डिजाइन नहीं कर पाया। हमने इस चीज को समझ लिया है। आज हम चल रहे हैं वहां की सामाजिक दशा को समझने कि वहां के लोगों की स्थिति किस प्रकार से थी, वहां लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों का खान पान कैसा था, लोगों की कार्य पद्धति क्या थी, किस प्रकार का व्यवसाय करते थे, लोग किस प्रकार का धर्म का अनुसरण करते थे। ये सारी चीजें हम चल रहे हैं आज समझने। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि वहां की सामाजिक दशा किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी की खुदाइयों में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, आभूषण, श्रृंगार सामग्री, मूर्तियां आदि प्राप्त हुई हैं, उनसे इस सभ्यता के समाज और लोगों के सामाजिक जीवन के विषय में भी अनुमान किया जा सकता है। वहां जो खुदाई से चीजें मिली हैं उन चीजों को अगर आप देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां के लोगों का जीवन किस प्रकार का था। अगर आपको वहां के जीवन को समझना है तो वहां से मिली चीजों को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। बिना हम उनको समझे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इसीलिए इसे ईंट, मनके तथा अस्थियां दिया गया है नाम, क्योंकि हमारे पास सिंधु घाटी या कहिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो इन्हीं चीजों के माध्यम से है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या रख दिया गया है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसीलिए पड़ा है इसका नाम ये, और कोई कारण नहीं इसका ये नाम पढ़ने का, क्योंकि हमारी जानकारी का सारा स्रोत क्या है, यही सारी चीजें जो जमीन से चीजें मिली हैं उन्हीं के आधार पर हमने अपना ज्ञान संगठित किया है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। जो भी हमें ज्ञान हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में वो सारा का सारा ज्ञान इसी से मिला है। इसीलिए ये हमारा मेन फोकस है हमारा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं पहली उसकी सामाजिक दशा को। सामाजिक संगठन एवं संरचना। देखो, हर समाज का एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न में रहता है। जैसे हमारे समाज का भी एक पैटर्न है। हमारे समाज में भी जातीय विभाजन है, धार्मिक विभाजन भी है और जातीय विभाजन भी है और कार्य विभाजन भी है। जातियों के आधार पर ही हमारे देश में कार्यों को बांटा गया है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी समाज बटा हुआ था 3 श्रेणियों में, पर वहां पर जाति ना होकर काम था। विभाजन का आधार काम था। काम के आधार पर समाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से इस सभ्यता के सामाजिक संगठन का भी कुछ अनुमान किया जा सकता है। खुदाइयों से प्राप्त अधिकांश मकान लगभग एक से ही हैं, अर्थात कि लोगों के रहन सहन की व्यवस्था एक जैसी थी। लोग एक जैसे आर्थिक स्टेटस से आते थे, मतलब सबकी आर्थिक क्षमता एक जैसी ही थी।
कि संभवतः सामाजिक जीवन में भी विषमता नहीं थी। अर्थात विषमता का मतलब क्या है? ऊंच नीच। विषमता का मतलब क्या होता है? ऊंच नीच। लोगों में किसी भी प्रकार का आर्थिक अंतर नहीं था। जैसे आज हमारे देश में आप देखिए, कुछ लोगों के पास आलीशान बंगले हैं और कुछ लोगों के पास इतना भी मूलभूत घर नहीं है कि वो अपना रात का जीवन सुखमयी बिता सके। आज भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना खुद का घर भी नहीं है, खुद का घर भी नहीं है। तो ये बताता है कि आज हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत बड़े स्तर पर है। ये घरों से भी पता चल जाता है। देखो, जो हम लोग जो सरकारी कॉलोनी में रह रहे हैं, यहाँ आपको आर्थिक असमानता नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? क्योंकि सभी घरों की स्थिति एक जैसी, सभी घरों की बनावट एक जैसी। तो यही चीज कहाँ थी? यही चीज सिंधु घाटी सभ्यता में थी कि सारे घरों की बनावट एक जैसी थी, एक जैसी। किसी के घर की बनावट अलग नहीं थी। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर थे सब एक जैसे बने हुए थे, सबका साइज एक बराबर था, सबके घरों में सुविधाएं एक जैसी थी, कुछ भी अलग नहीं था। बस शहर का विभाजन दो आधार पर था। एक ऊंचाई, एक था राजकीय शहर और एक था सामान्य नागरिकों का शहर। बस शहरों में दो विभाजन थे और इसके अलावा कोई विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता। हमें इसके अलावा कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में। तो ये चीज ये बताता है कि वहां का समाज आर्थिक तौर पर बहुत बड़े स्तर पर असमान नहीं था। मतलब कुछ लोग इतने अमीर नहीं थे, कुछ लोग, मतलब गरीबी ना के बराबर थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गरीबी ना के बराबर थी। लोग बहुत ही समता भरा जीवन व्यतीत करते थे और यही कारण है कि लोगों के अंदर जलनशीलता नहीं थी। देखो, जलनशीलता तब इंसान के अंदर पैदा होती है जब वो देखता है, देखो ये मानव का नेचर है, जब वो देखता है कि ये तो, इसका घर तो ये देखो, इसका घर तो ये देखो। लेकिन जब हम सब एक ही जैसे में रहते हैं तो हमारे अंदर जलनशीलता पैदा नहीं होती, हमारे अंदर जलनशीलता पैदा नहीं होती। हम जब देखते हैं कि किसी का बहुत ज्यादा, ये मानव नेचर है, बहुत कम ही लोगों के पास संतोष होता है कि कोई नहीं, बढ़ने दो, आगे बढ़ रहा है। सबके अंदर ये संतोष भाव नहीं होता। ये बात समझने वाली है, ये मानव का नेचर है और इस नेचर को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आगे सुनिएगा। तो विषमता नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके विपरीत कुछ अन्य आर्थिक कार्यकलापों के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज कई वर्गों में विभक्त था। यह समाज किन वर्गों में विभक्त था इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, फिर भी तात्कालिक विश्व सभ्यताओं तथा मिस्र, सुमेर आदि में समाज 3 श्रेणियों में बटा था। इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ भी स्थिति बहुत कुछ वैसी ही होगी। यह समाज उत्तम, मध्यम तथा निम्न वर्ग में विभाजित था। देखिए, हमें सिंधु घाटी के समाज के विभाजन के संबंध में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि उस संबंध में कोई अवशेष नहीं मिला है। लेकिन उसी के समकालीन जो सभ्यताएं थी वहां पर जिस प्रकार का विभाजन था, हमने वही अनुमान लगाकर ये मान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी वर्गों का, लोगों का विभाजन इसी आधार पर रहा होगा। उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम में राजा और उसके कर्मचारी, मध्यम में व्यापारी और निम्न में किसान और मजदूर आ जाते होंगे। यही श्रेणी रही होगी लोगों की। आगे सुनिए। फिर आती है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन कैसा था? न्यूक्लियर फैमिली थी कि संयुक्त फैमिली थी, ये भी समझना होता है। ये होता है पारिवारिक जीवन कि उस समय के लोग किस प्रकार के पारिवारिक माहौल में रहते थे। संयुक्त परिवार में रहते थे कि न्यूक्लियर, जिसे हम आज के टाइम पर कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन बस, मम्मी पापा भाई बहन बस,
और जिसमें मम्मी पापा भाई बहन ताऊ ताई चाची चाचा दादा दादी बुआ फूफा सब आ जाते हैं, वो होती है आपकी संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो ये समझते हैं। और परिवार का मुखिया कौन होता था, ये भी हमारे समाज में तो कौन है, हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की वाला समाज है, जिसमें पिता घर का मुखिया होता है। यहाँ पर तो पिता घर का मुखिया होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं घर की प्रधान होती थी। तो सुनिएगा, समाज की इकाई परिवार ही रही होगी, किंतु परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृ सत्तात्मक। यह निश्चय पूर्वक कह पाना तो कठिन है, परंतु सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा मातृ देवी की पूजा के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि परिवार मातृ सत्तात्मक रहे होंगे। समाज में स्त्रियों का बहुत आदर था। तो हमें इस चीज का कोई अवशेष नहीं मिला है, लेकिन वहां की जो पूजा पद्धति थी, जिसमें माता को बहुत ऊपर माना जाता था, मातृ देवी की पूजा होती थी, तो इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, कि अर्थात माता घर की मुखिया होती थी। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था, माँ होती थी, और माँ ही निर्धारित करती थी कि घर कैसे चलेगा। तो ये वहां के पारिवारिक संगठन के बारे में हमें पता चलता है, ये अनुमान है। वहां के लोग क्या खाते थे, खाना भी देखो, इंसान के भोजन से भी पता चल जाता है कि इंसान का जीवन किस प्रकार का है। एक गरीब की थाली में आप क्या क्या देखते हैं, आप गरीब के खाने से पता चल जाएगा। इंसान की थाली से पता चल जाती है इंसान की आर्थिक स्थिति। ये जान लो, आज इंसान की आर्थिक स्थिति, जेब की स्थिति पता करनी है अगर आपको किसी की, तो उसके खाने की थाली से पता कर सकते हैं। उसके खाने की थाली बता देगी कि उसकी आर्थिक दशा कैसी है। तो यहाँ और वहां के लोग किस प्रकार का भोजन उगाते थे, ये भी हमें पता चल जाता है किसी व्यक्ति के भोजन से। आइए और जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का आहार और किस प्रकार की फसलें उगाते थे अपने खेतों में। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी इस क्षेत्र में भी अत्यंत उन्नत थे। चूंकि संपूर्ण क्षेत्र में जल की बहुलता थी, अतएव सिंचाई संबंधी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। भाई, नदी के किनारे बसा हुआ पूरा क्षेत्र है, तो पानी की तो कोई कमी ही नहीं है। पानी की कमी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पानी अपार मात्रा में है, पानी की कोई कमी नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास। ठीक है, चूंकि संपूर्ण क्षेत्र में जल ही बहुलता थी, अतएव सिंचाई संबंधी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। यहाँ पर हुए उत्खनन से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। चावल के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु A.L. बासम का मत है कि सिंधुवासी चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ पर एक खजूर की गुठली भी प्राप्त हुई है। ये लोग दूध का प्रयोग भी करते थे। मांस, अंडे, मछली आदि के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही थे। तो इस चीज से हमें पता चल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और आपको मैं बता देता हूं, जो भी नदी के पास रहेगा वो दोनों प्रकार का भोजन करेगा। आप ये जान लीजिए, जो व्यक्ति नदी के पास रहेगा वो दोनों प्रकार का भोजन करेगा। क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे आसानी से क्या उपलब्ध है? मछली। उसमें उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? उसके पास सबसे आसानी से क्या उपलब्ध है? जल संबंधी जीव, और जिनको वो पकाकर अपना पेट भर सकता है। तो ये बात आप समझिए। आप अगर एक नदी के किनारे रह रहे हैं तो आप दोनों प्रकार का भोजन खाएंगे। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, जहां से नदी गुजर रही है वहां पर लोगों के भोजन का आप स्वरूप देख सकते हैं। वहां के लोगों के भोजन में मांस
बहुत प्रमुखता से बहुत प्रमुख होता है। हमारे कुछ राज्यों में मछली को देवी को भी चढ़ाया जाता है, बंगाल में भी चढ़ाया जाता है और बिहार में भी देवी को चढ़ाया जाता है। आगे सुनिए, तो भोजन से भी हमें वहां की आर्थिक दशा के संबंध में पता चल जाता है। अब आते हैं वस्त्र एवं वेशभूषा, कि वहां के लोग किस प्रकार का वस्त्र और वेशभूषा धारण करते थे। खुदाइयों के फलस्वरूप कोई वस्त्र तो नहीं मिले हैं, परंतु खंडित मूर्तियां एवं खिलौनों की वेशभूषा से हमें सिंधु वासियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों तथा पोशाक का कुछ ज्ञान हो जाता है। उत्खनन से प्राप्त सूत काटने के चरखे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनको वस्त्र उत्पादन की कला का भी पूर्ण ज्ञान था। यह लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वस्तुओं के ऋतुओं के अनुरूप वस्त्र पहने जाते थे। संभवतः स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं था। वहां हमें वस्त्रों का अवशेष तो नहीं मिला, लेकिन जो खिलौने मिले हैं उनको पहनाए गए, उनके ऊपर बनाए गए वस्त्रों से हमें यह पता चल जाता है कि इन लोगों को कपड़े पहनने का, कपड़े बनाने का दोनों गुण आता था और बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े बनाते थे, दोनों प्रकार के, और ऋतुओं के अनुरूप कपड़े पहनते थे। शीत ऋतु में ऊनी कपड़े और ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े, ये दोनों प्रकार के कपड़ों का अवशेष हमें खिलौनों के माध्यम से पता चला है। क्योंकि इंसान जो खुद पहनता है वही अपने खिलौने को भी पहनाता है। आप लोग भी जब अपनी बाबी डॉल सजाती हैं तो आप भी जो पहनती हैं वही उसे भी पहनाती हैं। सही बात, गलत तो नहीं कहा मैंने? आगे सुनिए, अब आते हैं आभूषण पे। आभूषण मतलब ज्वेलरी, जो ज्वेलरी, तो यहां पर यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष भी ज्वेलरी पहनते थे और महिलाएं भी ज्वेलरी पहनती थी। भगवान कृष्ण जैसे हमारे पहनते थे, तो वैसे ही यहाँ के पुरुष भी पहनते थे। वो लोग कुंडल पहनते थे, नथनी ये पहनते थे, बाली पहनते थे। हाँ, वो सिंधु सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण प्रिय थे। इनमें भी कुछ आभूषण ऐसे थे जो स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे। इन आभूषणों में भुजबंद, हार, कंगन तथा अंगूठी है। धनी एवं निर्धन दोनों ही आभूषण प्रिय थे। स्त्रियों के छोटे छोटे श्रृंगार दान भी होते थे। विभिन्न प्रकार के केश विन्यास भी प्रचलित थे। अमोद प्रमोद तथा मनोविनोद के साधन, मतलब खेल कूद और मनोरंजन के साधन क्या थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये भी जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। शतरंज खेलने तथा गोलियों, पासों और गेंदों आदि से भी मनोरंजन किया जाता था। धनुष बाण से बकरियों तथा हिरणों का शिकार करते हुए आदमी की जो मुद्रा प्राप्त हुई है, उससे लोगों की आखेट प्रियता, मतलब आखेट का मतलब शिकार, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार खेलना। आखेट प्रियता का पता चलता है। चिड़िया पाली जाती थी। मुर्गों की लड़ाई और बैलों की कुश्ती मनोरंजन के काफी लोकप्रिय और प्रचलित साधन थे। खुदाई में बच्चों के खिलौने बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। सिंधु वासियों को नृत्य और संगीत से भी प्रेम था। खुदाई में प्राप्त कांसे की नर्तकी की एक प्रतिमा से यह बात पुष्ट होती है। तो मनोरंजन के भी बहुत सारे तरीके इन लोगों ने इजाद कर रखे थे अपने लिए, और मनोरंजन प्रिय लोग थे। ये लोग बहुत अच्छे से आनंद उठाते थे, बहुत अच्छे से मनोरंजन अपना करते थे ये लोग। अब आते हैं रहन सहन पर, कि रहन सहन कैसा था। रहन सहन तो बहुत अच्छा था, हमने पहले ही समझ लिया। मृतक संस्कार, अब आते हैं मृतक संस्कार पर, कि मृत्यु के बाद संस्कार करने की कौन सी प्रक्रिया ज्यादा प्रचलित थी। दो प्रक्रिया थी, एक थी जलाने की और एक थी दफनाने की। तो यहाँ पर ज्यादा दफनाने की प्रक्रिया ज्यादा प्रचलित थी, जलाने वाली प्रक्रिया ज्यादा प्रचलित नहीं थी। तो ये आप इतिहास को समझिए,
हमने किस प्रकार से ग्रो अप किया है। तो यहाँ पर देखो सिंधु घाटी के निवासियों में मृतकों की अंत्येष्टि के लिए पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि तथा दाह कर्म 3 विधियां प्रचलित थी, परंतु 1946 में मार्टिमर ह्यूलर के द्वारा की गई खुदाइयों ने यह सिद्ध कर दिया कि दफनाने का तरीका अर्थात पूर्ण समाधि अधिक प्रचलित था। मतलब दफनाने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा प्रचलित थी। समझ में आई बात? अंत्येष्टि के लिए दफनाने की प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर माना जाता था। अब आते हैं आर्थिक दशा पर कि यहाँ के लोगों की कमाई का क्या तरीका था, कमाते कैसे थे ये लोग, किस प्रकार से इनका रहन सहन चलता था। तो कमाने का पहला तरीका था किसानी, कृषि। क्योंकि आप जानते हैं ये नदी के किनारे बसा हुआ पूरा का पूरा क्या था, आपकी सभ्यता थी। तो किसानी इनका प्राथमिक व्यवसाय था। बिना किसानी के कोई भी सभ्यता जन्म नहीं ले सकती, ये बात आप समझ लीजिए। बिना कृषि समाज के उत्पन्न हुए किसी भी समाज, किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। कृषि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कृषि ही समाज का आधार है, ये आधार है, और इस आधार के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। और जो सोचता है कि कृषि के बिना समाज का निर्माण कर लेगा, वो अर्थात बिना जड़ के पेड़ खड़े करने की कल्पना कर रहा है। बिना जड़ के पेड़ नहीं होता, और जो बिना जड़ का पेड़ होता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, उसके अंदर ज्यादा जान नहीं होती, उसे कोई भी उखाड़ के फेंक सकता है, कोई भी उखाड़ के। क्योंकि जब तक ये नहीं भरेगा ना, तब तक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप ये जान लीजिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राथमिक व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य। कृषि उनका सबसे प्राथमिक व्यवसाय था। कमाई का पहला साधन किसानी था। तो सुनिएगा, अन्य सभी प्राचीन सभ्यताओं के समान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का भी प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। सिंधु प्रदेश की भूमि उर्वर थी, उर्वर मतलब फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, उर्वर थी, एवं यहाँ पर नदियां तथा वर्षा के बहुल के कारण सिंचाई सुलभ थी, जिससे संपूर्ण प्रदेश का मुख्य उद्यम खेती था। प्राप्त अवशेषों से यह अनुमान लगाया जाता है कि गेहूं तथा जौ ही प्रमुख अन्न थे। गेहूं और जौ इनकी प्रमुख कृषि फसलें थी। क्योंकि हमें धान के संबंध में ज्यादा जानकारी, हमें धान के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। जो भी हमें बीज मिले हैं वो गेहूं और जौ के मिले हैं। इसीलिए यहाँ के जो भी खुदाई करने वाले लोग थे, उन्होंने ये माना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यही 2 फसलें प्रमुखता से उगाते थे। पानी की कोई कमी नहीं, पूरा क्षेत्र उपजाऊ था, तो किसानी प्रमुख व्यवसाय होना लाजमी था। दिल्ली में भी आप देखो ना, दिल्ली से थोड़ी दूर जाओ, यमुना पार करो, आपको किसानी खेत दिखाई देने लगते। द्वारका पार करो, आपको खेत दिखाई देने लगते हैं। अनाज को कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग होता था, और आटा पीसने की पट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। आपने देखा होगा गांव में अभी भी हाथ से चलने वाला क्या बोलते हैं उसे, जात। तो जात अभी भी वहां पर, यहीं से हमने जात बात देखा। जैसे ये 2 ईंट के होते हैं, हाँ चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की, ठीक है। खेती से प्राप्त अनाज को ढोने हेतु 2 या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रचलन था, जिनकी आकृति के विभिन्न नमूने खिलौनों के रूप में हड़प्पा, चंदहुदड़ो आदि नगरों से मिले हैं। तोलने के लिए विभिन्न प्रकार के बाटों का प्रयोग भी होता था। कृषि कार्य के लिए संभवतः लकड़ी के हल इस्तेमाल किए जाते होंगे, इसी कारण वे नष्ट हो गए और उनके कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए। पत्थर के हंसिए से अनाज काटा जाता। ये जान लो, यहाँ लोहे की खोज नहीं हुई है। इन लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता। ये लोग पीतल जानते थे, सोना जानते थे, बस। इसके अलावा इनका किसी और धातु से संबंध नहीं था। पीतल नहीं, तांबा जानते थे, और क्या जानते थे? तांबा और सोना, बस यही, इन्हीं 2 धातुओं से ये लोग परिचित थे। लोहे की खोज नहीं हुई थी।
लोहे के संबंध में ये लोग नहीं जानते थे, इसीलिए इनके हल का निर्माण लकड़ी से हो रखा था। लकड़ी से ही ये लोग अपना हल चलाते थे, इनके हल में लोहे का फाल लगा हुआ नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जो हल मिले वो लकड़ी के थे और वो नष्ट हो चुके थे, वो गल चुके थे। ठीक है, जुताई के लिए मनुष्य इस्तेमाल होते थे या बैल, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जिस प्रकार मिस्र के निर्माण में नील नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसी प्रकार सिंधु नदी, सिंधु क्षेत्र एवं उसके निवासियों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार थी। हमारे देश में भी तो यही है ना। अब जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके जीवन में गंगा का योगदान है कि नहीं है? बहुत बड़ा योगदान है। गंगा के दम पर ही बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, गंगा के दम पर ही पूरा उत्तर प्रदेश हरा भरा है। पूरे उत्तर प्रदेश का कारोबार किसके दम पर चल रहा है? किसके दम पर? गंगा, माँ गंगा के दम पर। इसलिए तो हम उनको माँ कहते हैं, फिर भी हम उनको इतना गंदा करते हैं। हम माँ कहते हैं तब हम इतना गंदा करते हैं, और अगर हम माँ ना कहें तो कितना गंदा करेंगे। सोचो, थोड़ा सोचो इसके विषय में। आगे सुनो, पशुपालन। पशुपालन दूसरा व्यवसाय था, ये भी व्यवसाय था दूसरा। मतलब गांव में यही होता है, प्राथमिक व्यवसाय कृषि होता है, दूसरा व्यवसाय पशुपालन होता है। तो सिंधु सभ्यता के निवासी कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। खुदाइयों में विभिन्न पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें विभिन्न पशुओं का ज्ञान था, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, गधा, सुअर और कुत्ता आदि पशु वे पालते थे। संभवतः घोड़े से वे परिचित नहीं थे। ये लोग इतनी देर से परिचित नहीं थे। ये लोग पशुओं के दूध और घी के प्रयोग के साथ साथ शिकार करके पशुओं का मांस भी खाते थे तथा उनके बाल, खाल एवं अस्थियों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाते थे। अन्य छोटे पशु पक्षियों में कुत्ता, बिल्ली, हिरण, मोर, तोता, मुर्गा, उल्लू तथा हंस आदि के खिलौने, चित्र तथा मूर्तियां मिलती हैं। कुछ घरों में सुअर, कछुए, घड़ियाल और मछलियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संभवतः ये लोग मारकर खाते थे। तो ये सारी चीजें, प्रकार के पशु ये लोग पालते थे और इस प्रकार के पशु ये लोग खाते थे, क्योंकि इन सब चीजों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ये मानव समाज है और मानव समाज ऐसा ही होता है। आप पश्चिम की तरफ चले जाएं तो वो लोग भी सब खाते हैं। चीन में सब खाया जाता है। चीन में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसे ना खाया जाता हो, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है। वो हर जानवर को मारकर खाते हैं। ठीक है, आगे सुनो। अब आते हैं उद्योग, धंधे तथा शिल्प। उद्योग किस प्रकार के ये लोग करते थे ये भी जान लो। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त सिंधु घाटी के निवासी कुछ अन्य व्यवसाय भी करते थे, जिसमें बढ़ाईगिरी मतलब लकड़ी का काम, ठीक है। कुम्हारगिरी मतलब मिट्टी का काम। स्वर्णकारी विशेष उल्लेखनीय है। लोहार और बढ़ई तरह तरह के औजार और खिलौने बनाना जानते थे। कुंभकार मिट्टी के बर्तन व खिलौनों का निर्माण करता था। वह बढ़ई घरों के दरवाजे, खिड़कियां और बैलगाड़ियां बनाते थे। सिंधु घाटी के निवासी तरह तरह के धातुओं से भी परिचित थे, जिनका उपयोग वे घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं, उद्योग के औजारों एवं अलंकरण का मतलब सजाने की, अलंकरण की विविध वस्तुओं के निर्माण में करते थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा एवं टीन का प्रयोग मुख्यतः होता था, परंतु लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। हाथीदार, स्फटिक और कौड़ियों के प्रयोग से भी वे परिचित थे। पत्थर के बने हुए बहुत सारे उपकरण एवं औजार उपलब्ध हुए हैं। खुदाई में हमें ये सारी चीजें मिली हैं, सिर्फ उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। धातुओं में उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आपसे ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो किस धातु से? लौह धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे सुनिए। इस युग में
बुनकर सूती व ऊनी वस्त्र बनाते थे। इनके द्वारा सूती कपड़ा बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन है। इसी कारण ग्रीस में प्रारंभ में सिंधु से उत्पादित मानकर कपास को सिंडोन कहा जाता था। तो सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ? सिंधु घाटी में, इसीलिए मिस्र में उसे सिंडोन के नाम से जाना गया है। अब आते हैं व्यापार पर कि किस प्रकार की चीजों का सिंधु घाटी के लोग दुनिया के साथ व्यापार करते थे, क्या चीजें बेचते थे और क्या चीजें खरीदते थे। व्यापार तथा वाणिज्य। सिंधु घाटी के निवासी कृषि, पशुपालन, घरेलू उत्पाद और घरेलू उद्योग आदि के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी काफी आगे थे। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के नगर विश्व के अन्य नगरों की तुलना में अधिक उन्नतशील थे। इन नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे दोनों ओर दुकानें होती थी। विदेशी व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। जल से भी होता था और थल से भी होता था। इस समय यहाँ का व्यापार सुमेरिया तक फैला हुआ था। नावों और जहाजों में माल लाद कर इराक, ईरान, मिस्र आदि के साथ व्यापार होता रहा होगा। आंतरिक व्यापार में सिंध के नगरों में शिल्पी बिक्री के लिए विभिन्न वस्तुएं बनाते थे। विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि ये लोग मैसूर से सोना, अफगानिस्तान से चांदी एवं राजस्थान से तांबा, बलूचिस्तान तथा अरब से चांदी, दक्षिण से सीसा, महाराष्ट्र से लकड़ी, सौराष्ट्र तथा पश्चिमी भारत से अकीत प्राप्त करते थे। विनिमय के लिए समाज में मुद्राओं के विनिमय मतलब लेन देन के लिए, विनिमय के लिए समाज में मुद्रा के प्रचलन के संबंध में तो ज्ञान नहीं होता, परंतु संभवतः यह है कि मोहरों का प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता होगा। तो तोलने के लिए बाटों का प्रयोग होता था। तोलने की तराजू भी प्राप्त हुई है। हुंडी तथा साख की प्रथाएं भी प्रचलित थी। उस समय साधारण नागरिक भी उन सुख सुविधाओं और विलास साधनों का प्रयोग कर लेते थे जो आज भी कम समाजों के नागरिकों को उपलब्ध है। इन सब बातों से पता चलता है कि सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन और समकालीन अन्य सभ्यताओं से ही उत्तम रहा होगा। मतलब आर्थिक तौर पर सिंधु वासी बहुत ज्यादा सुख संपन्न थे, बहुत ही ज्यादा सुख संपन्न थे। वो लोग आर्थिक तौर पर उस समय की और सभ्यताओं से बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत ही ज्यादा आगे थे। ये बात आप जान लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इस बात को समझ लीजिए। अब हम अगली क्लास में समझेंगे धर्म को, राजनीति को और इसके बाद सिंधु घाटी के पतन को, और इस चैप्टर को हम उसी के साथ समाप्त कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।